हेलो एंड वेलकम टू द तेजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजू क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मॉडल सेट 1 जो फिजिक्स का है उसके एमसीक्यू को देखा है और साथ ही साथ सेक्शन ए सब्जेक्टिव का सेक्शन ए को भी देखा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस जो प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जा करके पहले वहाँ से देख लें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग मॉडल सेट पेपर 1 का सेक्शन बी का सॉल्यूशन। सबसे पहला चीज़ कि ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 14 तक है, यानी टोटल 7 क्वेश्चंस रहेंगे और सभी क्वेश्चंस में से 7 क्वेश्चंस में से आपको केवल 5 क्वेश्चंस करने हैं और सभी क्वेश्चंस के मार्क्स कितने हैं? 3 मार्क्स। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको पहले करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको पढ़िए कि 2 पॉइंट चार्जेस 20 into 10⁻6 कूलम एंड -4 into 10⁻6 कूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन एयर। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। दूसरा क्या करना है? ऑल्सो फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दो बिंदु आवेश दिया हुआ है और वो वायु में 50 सेंटीमीटर की दूरी में से पृथक है। क्या करना है? आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर वह बिंदु ज्ञात करना है जहां विद्युत विभव क्या हो? शून्य हो। ठीक है, और निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा को भी ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ले लिए हैं पॉइंट ए और बी, है ना, और इसको सेपरेट किया गया है। मान लीजिए पी पॉइंट है जहाँ पे विद्युत विभव क्या है? शून्य है। और ये जो पी पॉइंट है एक्स डिस्टेंस है कहाँ से? Q1 से। और तो Q2 से कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 50 - x, 50 सेंटीमीटर केवल टोटल है। तो Q1 और Q2 का वैल्यू दिया हुआ है। मान लेते हैं कि P जो है पॉइंट है जहाँ पे V क्या है? 0 है। तो इस पॉइंट पर VA प्लस VB कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी 1/4πε0 Q1/x प्लस 1/4πε0 Q2/50 - x जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। अब 1/4 Q1 Q2 का वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/4πε0 Q1/x प्लस 1/4πε0 -4 × 10⁻⁻6/50 - x। ये माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/4πε0 1/4πε0 गायब हो जाएगा। 10⁻⁶ 10⁻⁶ भी गायब हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 20/x = 4/50 - x। 4 से काट लो 20 को 5 टाइम्स में, तो क्या हो जाएगा? 5/x = 1/50 - x। तो 5 5 जा 250 - 5x = x, है ना। 250 - 5x = x। तो 6x बराबर क्या हो जाएगा? 250। यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 250/6। 6 से भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 41.66। इसका मतलब है कि ये जो Q1 है, Q1 से क्या है? x डिस्टेंस पर है। तो x डिस्टेंस पर P है तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा? यानी 20 × 10⁻6 कूलम जो है चार्ज, उससे वो 41.66 सेंटीमीटर दूर पे है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो U बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2/r हो गया। तो 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻9 गुने Q1 का मान कितना है? 20 × 10⁻⁻6 और Q2 का मान क्या है? -4 × 10⁻⁻6 बाई आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 50 सेंटीमीटर। तो मीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा दे दिए। अब ये 100 जो है वो चला जाएगा ऊपर, यहाँ ऊपर आ गया। अब क्या किए? 6 क्या हो जाएगा? 12 -12 हो गया और 20 चौके 80, यहाँ पे 80 हो गया और 9 × 10⁻9 कैलकुलेट किए तो क्या आ गया? -144 × 10⁻2। 10⁻2 है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1.44 जूल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ अ स्केच शोइंग द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एन एसी जनरेटर, स्टेट इट्स प्रिंसिपल। एसी जनरेटर जो है, जनित्र जो है, उसके सिद्धांत को बतलाना है और उसके मूल अवयवों को दर्शाने वाला एक चित्र बनाना है। तो क्या है इसका सिद्धांत? ये किस पर काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कहा गया है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, है ना, तो वेन एवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड,
मतलब अगर कोई मैग्नेट फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को आप किसी तरह से चेंज कर दे रहे हैं, है ना, तो आपके उस कॉइल में करंट फ्लो होने लगेगा, है ना। तो यहाँ देख लीजिए, व्हेन अ स्ट्रेट कंडक्टर मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन द करंट इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर या इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, ठीक है। हिंदी में क्या है, यदि कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित या उत्पन्न होता है, और यदि परिपथ पूर्ण होता है तो धारा प्रवाह होने लगता है। वही बात जो मैंने बताई, वही प्रिंसिपल है। आप जिस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं उस लैंग्वेज में आप इसको लिख लें। आइए इसके चित्र को देखते हैं। क्या है, यहाँ पे दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो मैग्नेट है यहाँ पे क्षेत्र चुंबक। बीच में ये क्या है, आर्मेचर, रेक्टेंगुलर कॉइल है ना। ये कॉइल जो है कनेक्ट है किससे, स्लिप रिंग से, यानी वलय से। वलय से दो वलय है, और वो दोनों वलय जो है वो किस पर है, ध्रुव पर। इसको यहाँ पे लिख दो ध्रुव। क्या है, ध्रुव। इंग्लिश में आप लिख दीजिए इसको एक्सल, हिंदी में, इंग्लिश में एक्सल। तो ध्रुव पर लगा हुआ है दो वलय स्लिप रिंग, और वलय से सटा हुआ है दो ब्रश B1 और B2, है ना। और इसको हम लोग मेजर करने के लिए करंट को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो ये है आपका AC जनरेटर का फिगर, चित्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज द फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज चेंज when the whole apparatus of Young's experiment is kept in liquid of refractive index 1.3? जब यंग डबल स्लिट जो एक्सपेरिमेंट है उसके प्रयोग के उपकरण को 1.3 अपवर्तनांक, है ना, वाले द्रव में रखा जाता है तो व्यतिकरण फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई किस प्रकार परिवर्तित होती है। आइए देखते हैं हम लोग। मान लीजिए हवा में जो है वो क्या है, डी लेमडा बाई डी। यहाँ पे कैपिटल डी क्या होता है, स्क्रीन और स्लिट के बीच में दूरी, है ना, इस स्क्रीन और स्लिट के बीच में दूरी। और ये जो स्मॉल डी है वो क्या है, दो स्लिट के बीच में दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी। लेमडा क्या है, जो लाइट है ना, उसका वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य, ठीक है। जब पूरे उपकरण को आप डाल दीजिएगा पानी में तो लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा डैश जो हो जाएगा वो लेमडा बाई म्यू म्यू हो जाएगा, है ना, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेमडा डैश इक्वल्स टू लेमडा बाई म्यू, यानी लेमडा डैश इक्वल्स टू लेमडा बाई 1.3। अब द्रव में डुबाने के बाद फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाती है, मान लीजिए बी डैश, तो बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, डी लेमडा डैश बाई डी। डी और डी तो सेम रहेगा, तो लेमडा डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेमडा बाई म्यू। तो डी लेमडा बाई डी जो है वो क्या है, फ्रिंज की चौड़ाई है, किस में, हवा में, तो बी बटा 1.3। तो बी डैश क्या हो जाएगा, 0.77 बी, यानी फ्रिंज की चौड़ाई जो है यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे कि फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगी। फ्रिंज की चौड़ाई, है ना, फ्रिंज की चौड़ाई जो है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है। फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, घट जाएगी, यानी फ्रिंज विड्थ जो होगा, फ्रिंज विड्थ, है ना, विल डिक्रीज। 1 मार्क्स में भी, MCQ में भी है इससे क्वेश्चन, है ना, डिक्रीज। देख लीजिए कितना से भाई, 0.77। क्लियर है। तो ये भी आपको उसमें मेंशन कर देना है, फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि write the distinguished features between the diffraction pattern due to the single slit and the interference fringes produced in young double slit experiment। सिंगल स्लिट के कारण विवर्तन पैटर्न और यंग डबल स्लिट में उत्पन्न इंटरफेरेंस, है ना, ठीक है, फ्रिंज के बीच में विशिष्ट विशेषताओं को लिखना है, ठीक है, डिफरेंस को आपको लिखना है। तो हमने देखा इंटरफेरेंस फ्रिंज है यहाँ पे, है ना, तो इंटरफेरेंस फ्रिंज यानी व्यतिकरण फ्रिंज, और ये क्या है, डिफ्रैक्शन पैटर्न यानी विवर्तन पैटर्न। तो 3 मार्क्स का है तो 3 डिफरेंस देख लेते हैं। क्या है कि जो इंटरफेरेंस फ्रिंज होगा उसके फ्रिंजेस जो होंगे वो या तो एक विड्थ के हो सेम विड्थ के हो सकते हैं, या फिर सेम विड्थ के नहीं हो सकते हैं, समान चौड़ाई के हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो चौड़ाई होगा फ्रिंज विड्थ का, वो हमेशा क्या होगा, बदलते रहेगा, वेराइंग विड्थ रहेगा, है ना।
अलग अलग रहेगा। क्लियर है? पहला डिफरेंस क्या हो गया, फ्रिंजेस में और मे नॉट बी ऑफ सेम विड्थ, फ्रिंज समान चौड़ाई का हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या होगा, फ्रिंज जो होगा वो हमेशा अलग अलग चौड़ाई का होगा। ठीक है। दूसरा क्या है कि ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी, जितने भी दीप्त फ्रिंज होंगे वो समान तीव्रता के होंगे, किसमें, इंटरफेरेंस में। लेकिन डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है, सब अलग अलग जो दीप्त फ्रिंज की तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, बदलती रहेगी, अलग अलग होती रहेगी, है ना। तीसरा क्या कह रहा है, फ्रिंजेस ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी आर परफेक्टली डार्क, मतलब इसमें जो फ्रिंज बनेगा वो न्यूनतम तीव्रता वाला जो फ्रिंज होगा वो क्या होगा, पूरी तरह से अदीप्त होगा यानी डार्क होगा। लेकिन डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा, वो पूरी तरह से अदीप्त नहीं रहेगा, पूरी तरह से डार्क नहीं रहेगा। न्यूनतम तीव्रता वाले जो फ्रिंज होंगे वो पूरी तरह से अदीप्त नहीं होंगे। फ्रिंजेस ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी आर नॉट परफेक्टली डार्क। तो ये तीन डिफरेंसेस हैं, है ना, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, तीनों का विशिष्टता कह लीजिए या तीनों के बीच का अंतर कह लीजिए। क्लियर है? तो आप इसको कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रयुक्त शब्द देहली आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। तो क्या होता है देहली आवृत्ति, ये न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसके ऊपर ही कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल से इजेक्ट होगा, बाहर होगा। इस मतलब अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर इस पे आ रही है तो उस रे ऑफ लाइट का जो तीव्रता होना चाहिए वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी जो देहली आवृत्ति है उससे अधिक होना चाहिए। अगर उससे अधिक होगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, वो देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो क्या है हिंदी में, किसी धातु पर आपतित प्रकाश या विकिरण की न्यूनतम वह आवृत्ति जो धातु के किसी इलेक्ट्रॉन पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से मुक्त हो जाता है। क्लियर है? Threshold frequency is the minimum frequency of the light required to remove an electron from the metal, है ना, या to show the photoelectric effect। क्लियर है? ये दोनों क्या है, ये दोनों का डिफिनेशन है। उसके बाद क्या कर रहा है, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है जो कि क्या शो करेंगे, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना, जो प्रकाश धारा है उसके फंक्शन, है ना। दो लाइट बीम है जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है ना, बराबर आवृत्ति के है ना। दोनों लाइट जो है, दोनों प्रकाश का जो बीम है वो पुंज जो है वो क्या है, सेम आवृत्ति का, एक ही आवृत्ति के हैं लेकिन इंटेंसिटी क्या है, अलग अलग है, जो कि I1 और I2 है। कौन बड़ा है, I1 बड़ा है, किससे, I2 से। आइए देख लेते हैं इसको। अगर I1 बड़ा है तो ये हो गया प्रकाश धारा, ये जो है प्रकाश धारा, और ये क्या है, विभव, ये क्या है, विभव। तो ये हो गया माइनस V0 यानी क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव, है ना, जहाँ पे जा करके क्या हो जाएगा, करंट यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है एक ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये रिटार्डिंग पोटेंशियल ये नीचे जात जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, है ना। यहाँ से I1 है जो कि इस तरह से वेरी कर रहा है, और ये I2 है ना। इसमें I1 जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, I2 से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट्स ऑफ द एटॉमिक मॉडल डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर रेडियस ऑफ nth इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, यहाँ पे बीच में एक प्रोटॉन है जो इसका चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव ई है, और यहाँ पे निगेटिव ई है। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और यहाँ पे अंदर में क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्री बल, और ये क्या है, स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। स्थिर वैद्युत बल, आकर्षण बल जो है वो बराबर होंगे किसके, अभिकेंद्री बल के बराबर। ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट यानी कक्षा को स्टेबल रखने के लिए, गतिशील स्थिर कक्षा के लिए, है ना। एफ सी बराबर क्या होगा, एफ ई। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या होता है, एम वी स्क्वायर बटा आर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4πε0 ई स्क्वायर, ई गुने ई, प्रोटॉन का भी ये होगा तो ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आर आर क्या हो जाएगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 ई स्क्वायर बाई एम आर, है ना। अब आइए बोर्स मॉडल क्वांटीकरण
यह समीकरण क्या कहता है कि एम वी आर जो होता है nth के लिए क्या हो जाएगा, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई, है ना, एन एच बाई टू पाई, एच बाई टू पाई को एच कट भी कहते हैं ना। तो v इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा, एन एच बाई टू पाई एम आर एन, है ना। अब ये क्या है, फॉर nth इक्वेशन, अब यहाँ पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई एम आर आया था, तो nth इक्वेशन के लिए आर एन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, है ना, ये v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन एच टू पाई एम आर एन, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया था हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ई स्क्वायर बाई एम आर एन, है ना। तो v की जगह पे पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, यानी एन एच बाई टू पाई एम आर एन स्क्वायर हो जाएगा सबका, इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई एम आर एन। एक आर एन से ए कट जाएगा, एक आर एन यहाँ पर बचेगा, तो आर एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये नीचे है तो बाकी सब नीचे आ जाएगा, ये सब ऊपर चला जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 पाई का होल स्क्वायर एम और ई स्क्वायर हो जाएगा। इसको सजा के लिख दिए, ये भी आंसर सही है, ये भी सही है ना। आर एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बाई एम एच बाई 2 पाई का होल स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई ई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 4 पाई स्क्वायर है, यहाँ से ये कट दोगे, काट भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, वो भी क्या होगा, सही होगा। क्लियर है, आई होप आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन। परिपथ आरेखों की सहायता से पीएन संधि डायोड के अग्रदिशिक बायसिंग और पाश्चदिशिक बायसिंग में विभेद कीजिए, और पीएन संधि डायोड का वीआई अभिलाक्षणिक आरेखित कीजिए, है ना, अग्रदिशक और पश्चदिशक। तो क्या कहना है पीएन संधि से, अगर ये देखो P और ये P है, ये डिप्लेशन लेयर है और ये N है, अगर P टाइप सेमीकंडक्टर जो पोर्शन है सेमीकंडक्टर, वो अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो इसको बोला जाएगा फॉरवर्ड बेस, है ना। और अगर P टाइप सेमीकंडक्टर अगर निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाएगा तो इसको बोला जाएगा रिवर्स बेस। क्लियर है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं सर्किट डायग्राम से। P है, P किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, और N किससे कनेक्टेड है, निगेटिव से। यहाँ पे दे दिया वोल्ट मीटर पैरेलल में और एम मीटर सीरीज में। यहाँ पे क्या है, स्विच है, तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड अग्रदिशिक बैश। अगर हम इसको बैटरी को बदल दें, निगेटिव टर्मिनल को P से और पॉजिटिव टर्मिनल को N से जोड़ दें, तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बैश। ठीक है, तो पहला वाला का हो गया ये, दोनों में अंतर लिखना होगा तो 2 लाइन लिख भी सकते हो, या 3 मार्क्स का है तो लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है वी कैरेक्टरिस्टिक्स का ड्रॉ करना है फॉरवर्ड बैस के लिए। तो फॉरवर्ड बैस के लिए क्या हो जाएगा, ये V है और ये I है, तो इस तरह से जाएगा, इस तरह से और इस तरह से, है ना। ठीक है, और रिवर्स बैस के लिए क्या हो, जेनर टाइप का काम करेगा, यहाँ से ऐसे और यहाँ से इस तरह से V0, है ना, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल यही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सीधा चला जाएगा, तो ये हो जाएगा रिवर्स बेस और ये हो गया फॉरवर्ड बेस। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है फॉरवर्ड बेस ये और रिवर्स बेस का ये। क्लियर है, तो ये 14 क्वेश्चन थे। आई होप आप लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर मोर टू योर फ्रेंड्स, है ना, अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।